नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी राहुल गांधी की चुनाव आयोग पर बड़े हमले की। पीएम मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए जवाब की। देखेंगे नतीजों से पहले केजरीवाल की अहम बैठक को, महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के यूटर्न को, राजस्थान में संकट में आई भजनलाल सरकार को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली चुनाव के मुद्दे को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव के रिजल्ट से पहले आपको 15 करोड़ के ऑफर पर बवाल, बीजेपी की शिकायत पर एलजी ने लिया एक्शन, अरविंद केजरीवाल को तलब किए जाने की मांग। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर लगी आग, संगम के सेक्टर 18 शंकराचार्य रोड का पंडाल चपेट में, योगी सरकार पर उठे सवाल। कर्नाटक के मुडा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मिली बड़ी राहत, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज, लोकायुक्त ही संभालेंगे जिम्मा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को लगाई फटकार, विधानमंडल द्वारा पारित विधायकों को मंजूरी देने में देरी का मामला, मांगा जवाब। लुधियाना की अदालत ने अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से विपक्ष चुनाव में धांधली और चुनाव आयोग पर कई सवाल उठा चुका है। इसी कड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और एसएसपी नेता सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। वहीं दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी बात कहते हुए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां चुनाव आयोग पर धांधली के गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र चुनाव में धांधली पर आयोग से जवाब भी मांगा है। दरअसल आज महाराष्ट्र में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर हॉल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राहुल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का खुला आरोप लगाया। इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणामों में हेराफेरी की गई है। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में 2019 के बाद 5 साल में 32 लाख वोटर जोड़े गए थे, मगर लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। 5 महीने में इतने ज्यादा वोटर कैसे जुड़ गए? हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जितने कुल वोटर है उतने महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर ही जुड़ गए। ये वोटर कहाँ से आए? वहीं राहुल गांधी के बगल में बैठे संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का ज़मीर मर चुका है। ये अतिरिक्त 39 लाख मतदाता कहाँ से जाएंगे? वो बिहार जाएंगे, उनमें से कुछ को दिल्ली चुनाव में देखा है, वो अब बिहार और फिर यूपी जाएंगे। इसी के साथ चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में कई खामियां हैं। 5 महीनों में 7 लाख वोटरों को जोड़ा जाना बहुत बड़ी बात है। चुनाव से पहले इतने वोटर कैसे जुड़े? वहीं चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव भी हुआ है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया कि चुनाव आयोग ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने चुनाव आयोग से बार बार अनुरोध किया कि चुनाव में गड़बड़ी की जा रही, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। राहुल गांधी के साथ सुप्रिया सुले और संजय राउत ने भी चुनाव आयोग पर एक के बाद एक निशाना साधा। आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमवी यानी कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऐसे में विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को प्राथमिकता वाले हितधारकों के रूप में मानता है। बेशक मतदाता सबसे अहम होता है और राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों और सवालों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। आयोग पूरे देश में समान रूप से अपनाए गए पूरे तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक मैट्रिक्स के साथ लिखित रूप में जवाब देगा। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन राज्यसभा में बोलते हुए विपक्ष के सवालों के जवाब देने के बजाय कांग्रेस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए, जिस पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर जबरदस्त पलटवार किया है। इतना ही नहीं, खड़गे ने पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के दोनों सदनों में इस वक्त अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार से लगातार सवाल कर रहा है, जिसका जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस पर ताबड़तोड़ कई हमले किए, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त पलटवार करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला। खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी का भाषण दिखाता है कि उन्होंने अपनी गलती को मान लिया है। अपने भाषण में बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों के बजाय पीएम मोदी ने पूरे वक्त कांग्रेस और पुरानी सरकारों को जी भरकर कोसा।
बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, जो व्यक्ति सिर्फ इतिहास में रहता है वो वर्तमान और भविष्य का क्या निर्माण करेगा। इस सरकार के हाथों में देश का भविष्य अंधकार में है। बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, मंदी, लुढ़कता रुपया, गिरता निजी निवेश और विफल मेक इन इंडिया पर बात करने के बजाय मोदी जी केवल कांग्रेस को कोसते रहे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने झूठ की नदी बहाई और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, लेकिन लोगों के वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं की। इसी के साथ पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा कि पीएम सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी के भाषण पर टिप्पणी करते हुए कह दिया था कि जरूरी मुद्दों से प्रधानमंत्री की ध्यान भटकाने, विकृत करने और बदनाम करने की क्षमता सचमुच चौंका देने वाली है। ऐसे में अपने भाषण पर प्रधानमंत्री मोदी बुरी तरह से गिर गए। दिल्ली में मतों की गिनती में अभी एक दिन बचा है, लेकिन आप और बीजेपी में घमासान चरम पर पहुंच चुका है। अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि नतीजों से पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उन्हें करोड़ों रुपए भी ऑफर किए गए हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल ने पार्टी की अहम बैठक बुलाई। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले लगातार हलचल बनी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस की संभावना जता रही है। इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों के साथ अहम बैठक बुलाई है। बता दें, इससे पहले भी केजरीवाल समेत पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में बीजेपी उनकी सरकार को स्थिर करने की कोशिश कर रही है और उनके विधायकों को भी खरीदने की कोशिश कर रही है। एग्जिट पोल की भविष्यवाणी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल चौकन्ने हो गए। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल मौजूदा विधायकों और आपके सभी उम्मीदवारों के साथ अहम बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में चाय पर चर्चा के दौरान दिल्ली में नतीजों के बाद की परिस्थिति को लेकर रणनीति बनाने की तैयारी की गई है। ऐसे में नतीजों के पहले ही आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस में हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार यानी कि कल आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों में टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। कुछ पोल्स में कांटे की टक्कर भी बताई गई है, लेकिन बढ़त बीजेपी को हुई है। ऐसे हालातों में दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। जहां पहले ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा चुकी है, वहीं मतदान के वक्त भी किस तरीके से चीजों को दिखाया गया। अरविंद केजरीवाल ने मतदान के अगले दिन ही दावा कर दिया था कि बीजेपी उनके 16 प्रत्याशियों को पिछले 2 घंटे में फोन कर चुकी है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी से ही उनकी पार्टी के नेताओं को पैसे की पेशकश की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी बीजेपी के नेताओं पर पैसे बांटने के आरोप लगाए हैं। अब नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने किसके आरोपों और दावों को स्वीकार किया और किसे नकारा है। फिलहाल बीजेपी और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में खड़ा है। महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना का बताया जाता है। राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान भी इस योजना का बोलबाला दिखाई दिया, लेकिन एनडीए में मचे घमासान के बीच खबर सामने आ रही है कि फडणवीस सरकार अब इसी योजना से अपने हाथ खींचती नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में महिलाओं के दम पर जीत हासिल करने वाली महायुति सरकार अब यूटर्न मोड में दिखाई दे रही है। दरअसल खबर है कि जल्द ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना को बंद करने का प्लान बीजेपी ने कर लिया है। दरअसल एक रिपोर्ट में खुलासे के बाद इसकी चर्चा जोरों पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना के लाभार्थियों की संख्या में 1 महीने में 5 लाख की बड़ी कमी दर्ज की गई है। दिसंबर 2024 में 2.46 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक सहायता मिली थी। जनवरी 2025 में ये संख्या घटकर 2.41 करोड़ रह गई, जिनमें 65 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को योजना से बाहर करने और संजय गांधी की निराधार योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाओं को भी हटाना शामिल है। ऐसे में विपक्ष ने महायुति सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, शुरुआत से ही विपक्ष इस पर आरोप लगाता रहा है। विपक्ष का कहना था कि बीजेपी का ये चुनावी जुमला है। ये योजना केवल चुनाव के लिए लाई गई ताकि महिलाओं को अपने पाले में लाया जा सके। ऐसे में अब सरकार के इस पर लिए यूटर्न से सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, इस योजना के आधार पर ही बीजेपी ने एक बड़ी बहुमत से जीत हासिल की थी। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बगावत के मूड में दिख रहे हैं। आलम तो यह है कि मीणा ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल मीणा ने राज्य की भजनलाल सरकार पर उनकी जासूसी करवाने और फोन टैप करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मीणा के आरोपों के बाद राजस्थान से दिल्ली तक खलबली मच गई। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा के बाद राजस्थान में भी बीजेपी सरकार पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल आमागढ़ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि पार्टी की सरकार अपने ही मंत्री के कॉल रिकॉर्ड करवा रही है।
यही नहीं, पीछे CID भी लगाई जा रही है। इसके साथ ही अपने बयान में मीणा ने कहा, मैंने भ्रष्टाचार के कुछ मामले बीच में उठाए थे, जिसके बाद 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी। उल्टा सरकार की तरफ से जैसा पिछले राज्य में हुआ करता था वैसे ही हो रहा है। चप्पे चप्पे पर मेरे लिए CID लगाई जा रही है और मेरे टेलीफोन भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। डॉक्टर मीणा ने कहा कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें, कुछ दिनों से राजस्थान सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री अपनी ही सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इसकी शुरुआत किरोड़ी लाल मीणा को अच्छे विभाग नहीं मिलने से हुई थी। ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी नहीं माने जाने के बाद वो खुलकर बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में भी कहा था कि वो समय मिलावट का है। अगर हम सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। हाँ जी के दरबार में नाजी करने वाले मरेंगे। हालांकि मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, जो कहता हूँ सच कहता हूँ और मुझे इस बात का दर्द है। बताते चले, लोकसभा चुनाव में दौसा सीट हारने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, मगर सरकार ने स्वीकार नहीं किया। विधानसभा उपचुनाव में किरोड़ी मीणा ने अपने छोटे भाई जगमोहन मीणा को दौसा से टिकट देने पर सरकार में वापसी की थी, लेकिन भाई के चुनाव हारने पर भीतरघात का आरोप लगाते हुए फिर से नाराज हो गए। ऐसे में अब देखना होगा कि किरोड़ी लाल मीणा के तेवर बीजेपी के लिए क्या नई मुसीबत खड़े करते हैं। दिल्ली चुनाव में गड़बड़ी को लेकर आप बीजेपी पर सीधे आरोप लगा रही है, तो वहीं दिल्ली चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल 5 फरवरी को वोटिंग होते ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। ये याचिका फॉर्म 17C को लेकर है, जो अक्सर चर्चा में रहती है। इसमें कोर्ट से चुनाव आयोग को कुछ महत्वपूर्ण आदेश देने की मांग रखी गई थी। तो क्या है पूरा मामला और क्यों C17 वाला फॉर्म अब चर्चा में, जानिए इस रिपोर्ट में। 5 फरवरी को शाम 6 बजे दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी होती सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 17C को लेकर एक PIL दाखिल की गई। याचिका में चुनाव आयोग को वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद फॉर्म 17C वेबसाइट पर डालने का आदेश देने को कहा गया। याचिका में कहा गया कि फॉर्म 17C की सार्वजनिक तौर पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को तुरंत इसे वेबसाइट पर डालना चाहिए। इससे चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता आएगी और चुनावी अनियमितताओं पर रोक भी लगेगी। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग की ओर से फॉर्म 17C की जानकारी पब्लिक न करना चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कम करता है और ये जानकारी सार्वजनिक न करना RTI कानून का भी उल्लंघन है। इसी के साथ याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग ये सूचना उसी दिन पब्लिक या डोमेन सरकारी पोर्टल पर नहीं डालता। इससे चुनाव आयोग की साख पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें, चुनाव के वक्त फॉर्म 17C अक्सर चर्चा में आ जाता है, जहां आम जनता इसके पब्लिक होने की मांग करती है। तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने से डाटा की छवि से छेड़छाड़ होने की संभावना है और इस सूरत में ये मतदाताओं में असुविधा और अविश्वास पैदा करता है, क्योंकि बाद के आंकड़ों में फॉर्म 17C के अनुसार डाले गए वोटों के साथ साथ डाक मतपत्रों के माध्यम से मिले वोटों की गिनती भी शामिल होगी। इस तरह के अंतर को वोटर्स आसानी से नहीं समझ पाएंगे। इसके साथ ही याचिका में अंतरिम आदेश की भी मांग की गई, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अंतरिम आदेश के तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के साथ ही आने वाले किसी भी चुनाव के फॉर्म 17C तत्काल प्रभाव से वेबसाइट पर डालने का आदेश दे। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग के जिस तरह वोटिंग के आंकड़े पब्लिश होते हैं उनमें अप्रत्याशित अंतर होता है और ऐसा विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव की वोटिंग के बाद देखा गया है। आपको बता दें, 17C फॉर्म में ये जानकारी होती है कि एक पोलिंग बूथ पर कितने वोट डाले गए। अब देखना होगा कि इस PIL पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। बताते चले, फॉर्म 17C में देश भर के हर एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इसमें मतदान केंद्र के कोड नंबर, नाम, वोटर्स की संख्या होती है। इसमें वोट नहीं डालने वालों को लेकर उनके वोटर्स की संख्या, जिन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं मिली, दर्ज किए गए वोटों की संख्या, खारिज किए गए वोटों की संख्या के साथ साथ वोटों की खारिज किए जाने की वजह भी होती है। इसमें सभी मतपत्रों के बारे में डाटा भी शामिल होता है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।